कर दी। अच्छा, तो ये बताओ कि हजरत हुसैन। जी सर। शाबाश। साद। जी सर। बंदे सीधे हो गए यार, एक ही झटके में। अच्छा, साद, ये बताओ सुबह वाली क्लास में क्या पढ़ा है? सर हमने सुबह वहां पर स्टॉप किया था, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक मशीन से, वहां से लेक्चर दिए। पहले जौन सा था हम्म, लेबलिंग पड़ी थी, कैसे करनी है सैंपल्स को, डेट्स में कैसे सेट करना है, कलर्स वगैरह वो सारा का हमने मैनुअल और ऑटोमेटिक से स्टार्ट करना है दोबारा से। अच्छा, तो ये मोहम्मद मुनीब। मुनीब। मुनीब को मेरा ख्याल है पिछली कहानी याद नहीं है, ऐसे ये था नहीं क्लास में, उसको पता नहीं है। पहली क्लास में नहीं था ये। ये मुनीब पहली क्लास में नहीं था, ये बहुत दिनों बाद आया है। और यस इसको सर। अभी भी उड़ा, इसका माइक भी प्रॉब्लम कर रहा है। खैर, मुनीब को मैंने ये कहना था कि इसकी इतनी एब्सेंट लग चुकी हैं, ये इनएलिजिबल या जो फाइन की तरफ ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा, ये कि ना जो मैनुअल होता है ना, मैनुअल यार ये है कि कोई काम जो मैनुअल किया जाता है एक, वो मैनुअल कहलाता है। और जैसे कि गंदम की कटाई भी करनी, वो हाथों से करनी, वो मैनुअल है। और अगर क्या कहते हैं कि अगर वही मशीन के हार्वेस्टर के जरिए कर दी जाए तो वो ऑटोमेटेड कहलाती है। तो इसी तरह जो टिश्यू प्रोसेसिंग है, वही भैया जार रख के सामने टेबल पे, और अगर मैं आपको कहूँ फिक्सेटिव में 1 घंटा डाल के डिहाइड्रेशन, तो आगे उसी दूसरे कंटेनर में रख दोगे तो ये मैनुअल कहलाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने ये एक मशीन को दे दिया काम कि वो खुद ही उसमें सब सेट कर दिया, बटन वगैरह वो प्रेस करके कि इतनी टाइम सेट हो, इतना वो क्या कहते हैं कि ना टेम्परेचर हो, तो उस हिसाब से ना वो क्या है कि मैनुअल ऑटोमेटेड हो जाएगा। समझ आ गई? जी सर। तो फिर भी बुक से बुक के एक एक लाइन पढ़ाऊंगा यार। एक मैं बात बता दूं, मैं बहुत खुद भी गुस्से वाला हूँ। जब मैं एक एक लाइन बच्चों की तरह पढ़ा रहा होता हूँ ना, कि ये कच्ची पक्की के बच्चे समझ के, तो फिर मैं कभी किसी दिन पूछूं ना और मुझे गंदा रिस्पॉन्स आया ना, फिर पता नहीं मैं इस तरह का हो जाता हूँ कि आप लोग भी नहीं समझ सकोगे और मैं खुद को भी नहीं समझ सकता मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। सर आ जाता है। मुनीब का माइक इशू सेट हुआ? नो सर अभी नहीं हुआ। नहीं सर। मुनीब से मतलब बात का शर्फ हासिल करना चाह रहा था मैं, लेकिन नहीं हो पा रहा मसला। अच्छा, तो अब ये है कि ना, ऑटोमेटिकली इन विच द सेम स्टेप्स आर कंप्लीटेड ऑटोमेटिकली बाय मैकेनिकल डिवाइस, मतलब वो मशीन का ही होता है, उसके नीचे मोटर लगी हुई है। वो मोटर जैसे क्लॉक है, क्लॉक के सेंटर में कोई एक मोटर है और वो सुइयां घुमा रही, इसी तरह वो सुइयां घुमाएगी। और थोड़ी देर बाद जिसमें से उठाने होंगे सैंपल, वो उसमें से उठा के फिर नेक्स्ट में बढ़ा देगी, और फिर उसमें लोअर हो जाएगी उसकी पोजीशन, तो वो डिप हो जाएंगे टिश्यू। जब वहाँ 1 घंटा 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, फिर उसमें से उठ के आगे। वैसे ये बहुत ही मतलब बच्चों से भी हट के वो वाली बात है, जो अभी भी अगर समझ नहीं आए तो अजीब है। तो now automatic tissue process are available. In these process there are different jar containing reagents. तो अब ना ऑटोमेटिक प्रोसेसर भी आ चुके हैं। अब ये जो मशीन नज़र आ रहा है इसमें, तो ये है ना कि आप इन कंटेनर के अंदर खुद रिएजेंट भरते हो और फिर मशीन चला देते हो। लेकिन ऐसी ऐसी मशीन्स भी आ चुकी हैं कि उनके अंदर ना
आप वो हर वक्त चलती रहती ना, प्रोसेस चल रहा है, तो आप क्या करते हो कि उसके अंदर ना चलती हुई के दौरान ही ना उसके नीचे एक जगह बनी होती है, वहाँ रेजेंट्स लगा देते हो, वो उसमें से ना जब रेजेंट कम होंगे तो वो पूरी मशीन लेती रहती है। तो ये वाली ज़बरदस्त उनके डिस्प्ले लगे हुए होते हैं। ये तो सारी तकरीबन सेमी ऑटोमेटेड, मतलब आपको खुद इसमें रेजेंट डालना पड़ते हैं और फिर ये चलती है, लेकिन आपको हाथ से काम नहीं करना पड़ता कि सारा टाइम इसके सामने बैठे रहोगे। बल्कि अब कुछ इस तरह की मशीन्स आई हैं कि ये देखें, ये टिश्यू प्रोसेसर एक जैसे कोई वॉशिंग मशीन टाइप है, और इसमें क्या है कि ना ये डिस्प्ले एक अच्छा खूबसूरत सा लगा होता है। अब इसमें एक वक्त में दो मतलब हैं जगह जहाँ पे दो जगहों पे सैंपल प्रोसेस होते हैं। दो लिड नजर आ रहे हैं ना ऊपर, यस सर। यस सर। यस सर। एक तरफ स्टेशन ए एक तरफ स्टेशन बी, आप दोनों तरफ मतलब एक वक्त में ना कितने ढेर सारे सैंपल आप प्रोसेस कर सकते हो। इतनी ये मतलब हाई प्रोसेसिंग मशीन्स हैं। तो आपने यहाँ सैंपल दे दिए और फिर नीचे ये रेजेंट्स होते हैं। ये थोड़ी बात गौर से सुन लेना। तो आपने तकरीबन इसमें 10-12 रेजेंट्स लगा देने, इसमें 16 लगाए हुए हैं। तो आपने रेजेंट्स पर दे दिया, मतलब फिक्सेटिव आपने उसको प्रोवाइड कर दिया। आपने अल्कोहल के 70%, 50, 60, 80, 90, 500 के दे दिए, फिर जालिन दे दिया, और उसके बाद वैक्स भी आपने उसको पकड़ा दिया कि ये वैक्स का कंटेनर है, ये लाइका कंपनी की अच्छी कंपनी है। तो वो जब ना ऊपर आपको अच्छा ये जो मशीनें होती है ना, इसमें कोई सा भी उठा के आप एजेंट नहीं लगा देते। जितनी ज़बरदस्त मशीन होती है ना, उसके कंटेनर के ऊपर बारकोड होते हैं, और वो मशीन पे जहाँ पे हमने रखना है ना, उसकी बैक साइड के ऊपर बारकोड रीडर लगा हुआ होता है। तो वो जैसे ही रखेंगे वो उसको रीड कर लेगा। अगर तो वो लॉट नंबर और सब कुछ उसी कंपनी का हुआ तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और मशीन रनिंग में आ जाएगी, वरना वो रनिंग में नहीं आएगी जब तक अगर हम कोई पुराना या कोई दो नंबरी कर देंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन्स होती हैं, बिल्कुल क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है। तो इस तरह करके रेजेंट्स देते हैं। ये एबीजीज की जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस की मशीन्स होती हैं, उनमें भी यही फिनोमेना होता है। उसमें भी जो रेजेंट्स लगते हैं ना, वो बार कोड से स्कैन होते हैं। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा हट के और नॉलेज दे दूं कि जो सीबीसी की मशीन्स होती हैं, बायोकेमिस्ट्री के बड़े बड़े एनालाइजर्स होते हैं ना, उनको भी जब आप रेजेंट्स लगाने लगते हो ना, तो उनके साथ अक्सर बार कोड रीडर लगा, सबके साथ नहीं, कुछ मशीन्स के साथ ना बार कोड रीडर लगा हुआ होता है। तो वो जब आप ना इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई रेजेंट बदलने लगते हो ना, तो बार कोड से स्कैन करते हो तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर पुराना कंटेनर एवं शरारत के तौर पर उसको कभी ना स्कैन करवाना, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। वो उसकी मेमोरी में ऑलरेडी होगा कि वो उसको यूज़ कर चुका हुआ है। और फिर कोई ऐसा कंटेनर जिसके ऊपर एक्सपायर हो चुका है, भले वो बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है ना, लेकिन वो एक्सपायर हो गया है, वो स्कैन कराओगे सिस्टम तब भी नहीं लेगा। तो आप लोग कहोगे कि ये इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन इन मशीनों को कैसे आ जाती है। ये जो ऑटोमेटेड मशीन्स होती है ना, खास कुछ मशीन्स एबर्ड वगैरह वालों की, तो वो पीछे से इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। सुन रहे हो सार? जी जी सर। सर, सुन रहे हैं। यस सर। हाँ, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। उनको सारा ना मॉनिटर किया जा रहा होता है, मतलब उनको इंजीनियर भी, आपके जो पाकिस्तान वाले इंजीनियर है वो भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। कोई एरर आया तो जैसे हम कंप्यूटर पे भी कुछ करते हैं ना, तो कोई एरर आ जाए तो वो कहते हैं कि सेंड इंफॉर्मेशन या ना, तो अगर हम कर देते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट वालों को चली जाती है इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही बात है। तो होता ये है कि वो जो भी कोई एरर आए, वो सारा इंजीनियर को पता चल जाता है, वो उसकी मेंटेनेंस के लिए आ जाते हैं। प्लस अगर कोई ऐसे अपडेट हुआ है, उसका मेथड चेंज हुआ है, तो वो भी मतलब किस तरह करना है, जो हम इंजीनियर को बुला के कहते हैं कि ना यार इसकी सेटिंग में जाके पैरामीटर चेंज करो। इन मशीनों के अंदर अगर ग्लूकोज का थोड़ा सा ना पीछे कंपनी ने बदल दिया है, पैरामीटर बदले हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाती हैं, उन मशीनों के अंदर अपडेट हो जाया करता है। मतलब ये इस लेवल तक पहुंच चुके हैं ये एनालाइजर। कंप्यूटर
टोटली कंप्यूटराइज्ड है और कंप्यूटर वाली ही हरकतें इनके साथ हो रही होती है, इनके सिस्टम भी अपडेट बैक साइड हो, आप सामने काम कर रहे हो, आपको कोई इशू ही नहीं होता, आपने जस्ट उसने एरर दे देना है कि जालिन ख़त्म हो गया और इस जगह पोजीशन पे लगा हुआ है, आपने कोई एक दो बटन प्रोसेस करके उसको रेडी पे ला के या उसको स्टॉप करके वो चेंज करना, स्कैन हो जाएगा। अगर आपने लाइका कंपनी का ही दे दिया उसे जालिन, वो एक्सेप्ट कर लेगा और उधर उसके वो जो उसकी जगह जहाँ पे बनना होगा कितने परसेंट है वो उसको 100% कह देगा कि फुल है। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी का लगा दिया वो स्कैन नहीं होगा। पुराना लगा दिया कि ऐसा भी तो कर सकते हैं ना लोग कि पुराने कंटेनर के अंदर ना खुद से बना के डाल दिया ना, वो उसको ज़ीरो ही रखेगा, उसका दिमाग अटका रहेगा वहीं पे। तो ये इतनी ज़्यादा ऑटोमेशन वाली भी आ चुकी हुई हैं मशीनें। ये आप लोग सर ऑटोमेट इस मशीन में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पता नहीं आपने क्या कहा है। तो सर मैंने कहा मशीन में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग, जैसे लीवर का अलग टिश्यू या और कोई बायोप्सी कर सकते हैं एक ही सारे टाइम में। सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन अगर कोई कभी थोड़ा रूटीन से हट के थोड़ी स्पेशल किस्म की कोई बायोप्सी आ जाए तो उसको मैनुअल कर लिया जाता है। बाकी ये रूटीन में यूज़ होने वाली है। अब एक एक बायोप्सी के लिए अलग अलग मशीनें मंगाओगे तो फिर तो काम हो गया। नहीं, ये सारी बायोप्सियों को कर जाता है। जो थोड़ा थ्योरेटिकली मुश्किल सी होती है कोई बायोप्सी, उसको फिर अलग वे में प्रोसेस किया जाता है। और आप लोगों को ये भी बताऊं कि अगर एक इशू लग रहा हो कि भाई वो तो हमने 7 माइक्रोमीटर के थिकनेस के लिए बनाया हुआ है और कोई एक बहुत बारीक आ गई है तो उसको बाहर प्रोसेस कर लो, और अगर कोई एक थिक टिश्यू आ गया तो उसको फिर उस हिसाब से कट कर लो कि वो फिर उसके साथ ही उसका गुजारा चल जाए। फिर जैसे कि एक नॉर्मल बायोप्सी है, उसकी जो एक प्रोसेसिंग होनी है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर एक फैटी टिश्यू वाली जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा देर लगनी है, तो आप ऐसा करो दूसरी बायोप्सी के मुकाबले में इस वाली बायोप्सी को मज़ीद छोटा कर लो ताकि दोनों का एक ही वक्त में प्रोसेसिंग हो जाए। ये बड़े और मतलब वर्किंग के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होता जाता है कि क्या करना होता है। तो इसीलिए ग्रोसिंग पैथोलॉजिस्ट खड़ा होकर करता है और साथ में सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट वो एरा गरा या सिर्फ टेक्नोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। काफ़ी सारी चीज़ें टिश्यू को देखते हुए फ़ौरन सोची जाती हैं। तो अब ये जो चैम्बर्स के बारे में बता रहा है कि दीज आर अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस, ए मैकेनिकल डिवाइस मूव्स द टिश्यू फ्रॉम वन जार टू अनदर, तो एजिटेशन इज आल्सो डन मैकेनिकली। तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना टिश्यू को हिला भी देती है मशीन, वो पड़े नहीं रह जाते। तो एजिटेशन से ना चीज़ें जल्दी जल्दी प्रोसेस होना शुरू हो जाती हैं। फिर टाइमिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय टाइमर विच कैन बी एडजस्टेड। मतलब अगर आपने टाइम सेट करना है तो यार ऐसे ही टाइम सेट करना होता है जैसे आपने वो मोबाइल में टाइम सेट कर लेते हो, कोई अलार्म लगा लेते हो, अगर कोई टेम्परेचर किसी जार का बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा लेते हो, बस बटन दिए हुए होते हैं। लेकिन ये है कि अगर मैनुअल कर रहे हो तो मैनुअल करने के लिए ये होता है कि ना जो चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हो सकती हैं वो रूम टेम्परेचर पे कर ली जाती हैं और हाथों से थोड़ी थोड़ी शेकिंग कर लेते हैं। बाकी जैसे मोल्टन वैक्स के अंदर रखना होता है तो वैक्स का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो करते ये हैं कि उसको उठा के हॉट एयर ओवन में रख देते हैं उतनी देर के लिए, तो उसमें गर्म हवाएं चल रही होती हैं, गर्मी होती है, वो मेल्ट हो जाती है वैक्स। और वो मैं आप लोगों को हॉट एयर ओवन भी दिखा दूँ। ये इस तरह के इंक्यूबेटर्स भी होते हैं, लेकिन ये है कि वो 37 की भी जाए जो आम लेबोरेटरीज में आप लोगों ने देखे होंगे माइक्रो में पड़ा है, पहले वो यहाँ हेमाटोलॉजी लैब में रिफा के अंदर रखा हुआ होता था। शेप यही होती है, सब कुछ अंदर भी वैसा होता है, बस टेम्परेचर उसका तकरीबन 60-80 तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो काफ़ी पर्पस होते हैं उसके, लेकिन मेनली ये ये हिस्टो के अंदर तो वैक्स को मेल्ट करने के लिए और इम्प्रेगनेशन के अंदर यूज़ होता है। अच्छा,
फिर जनाब अब इसके स्टेप्स पढ़े जा रहे हैं, चाहे मैनुअल किया जाए या चाहे ऑटोमेटिक, या स्टेप्स वही होते हैं और वही सीक्वेंस होती है। तो सबसे पहले होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन यहाँ पे नहीं है, वो इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो फिक्सेशन शुरू में काफ़ी 1-2 पेजेस पे लिख दिया गया है, वरना टिश्यू प्रोसेसिंग का शुरू का पार्ट होता वैसे फिक्सेशन ही है। तो डिहाइड्रेशन कराने के लिए अल्कोहल यूज़ करते हैं, लेकिन अल्कोहल भी ना फ़ौरन के फ़ौरन 100% पे नहीं ले जाते। कम कंसंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं और हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब आपने सबसे पहले 70% अल्कोहल में ऐड करना है, फिर 80, फिर 90, मतलब ग्रेजुअली सहला सहला के प्यार प्यार से टिश्यू में से पानी निकाल लेते हैं। अचानक नहीं डकैती लूट लेते कि सारा उससे पानी छीन लिया ना, मतलब चालाक लोगों की तरह उसको एक ने आके कोई चीज़ उससे छीन ली, कोई आया उसने कोई और चीज़ छीन ली, इस तरह करके करना है। तो क्योंकि अगर आप एक साथ टिश्यू को ना अल्कोहल में डाल दोगे तो वो क्या होगा कि वो उसके ऊपर ना स्ट्रेस पड़ेगा और वो सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन सबसे पहले 70 रखते हैं, तो टिश्यू के अंदर से ना 70% अल्कोहल चला जाता है, 30% वाटर रह जाता है। फिर 90 पे ले जाते हैं तो 10% पानी रह जाता है, बाकी 90% वाटर अल्कोहल ऐड हो जाता है। और फिर जब 100% में रखते हैं तो होता ये है कि उसमें से पूरा का पूरा बचा खुचा 10% वाटर भी निकल जाता है। लेकिन अब एक पॉइंट है यहाँ पे कि अगर ये जो है साद, ये एक बायोप्सी है, हट्टी कट्टी मोटी ताज़ी बायोप्सी। तो इसको तो मतलब अगर सख्त माहौल भी दे देंगे ना तो ये गुजारा हो जाएगा। मतलब इसको डायरेक्ट ही 70% अल्कोहल में अल्कोहल के ड्रम में डाल दिया साद को, इस पे इतना कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो अदील है, मासूम सा नन्ही सी जान, सुन रहे हो? यस सर। यस Yes, sir. यस सर। हाँ, ये नन्ही सी जो जान है ना अदील, अगर इसको डायरेक्ट ही 70% अल्कोहल में ना अल्कोहल के ड्रम में डाल दिया ना तो ये बेचारा ना सुकड़ सा जाएगा और इसके इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएंगे, ये वैसे का वैसा नहीं रहेगा। तो अदील के लिए हम एक स्पेशल प्रोटोकॉल करते हैं, वो ये कि अदील थोड़ा ना बेचारा नाजुक सा है, छोटा सा है, तो इसके लिए ना क्यों ना थोड़ी अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम कर दो, शुरू में ना इसके ऊपर जुल्म करो। तो इसको ना 50% अल्कोहल के ड्रम में पहले डालो, फिर 60, फिर 70 में डालो। इस तरह इसके ऊपर कोई मसला नहीं आएगा और ये बर्दाश्त कर जाएगा और ये फिक्स डिहाइड्रेट हो जाएगा अच्छे से और सिकुड़ेगा भी नहीं। तो अगर बायोप्सी मोटे वाली होती है तो वो 70% से अक्सर स्टार्ट कर लिया करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे कोई फाइन थ्रेड, कोई FNAB, बहुत छोटी सी बायोप्सी ली जाती है तो उसमें चांस होते हैं कि अगर आप 70% से स्टार्ट करोगे ना तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगा टिश्यू। तो इसलिए वो 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100 से करते हैं। तो नॉर्मली जो मशीनों में होता है ना वो 70, 80, 90, 95 और 100 होता है। तो सारे बायोप्सी उसमें प्रोसेस होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई अदील की जैसी बायोप्सी आ गई तो फिर उसको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया था, वो बाहर मैनुअली ही प्रोसेस कर दी जाती है, वो मशीन में डाली ही नहीं जाती। तो ये हो गया। अब वो एक ना कॉमन सा आपको प्रोटोकॉल बता रहा है कि अगर आपको करनी पड़ जाए एक नॉर्मल, ना वो बहुत मोटी और ना वो बहुत स्मॉल बायोप्सी, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है, कितनी दफ़ा करनी है और कितने टाइम के लिए करनी है। तो वो कहता है कि 70% मिथाइल अल्कोहल के अंदर 1 घंटा आपने रखना है, फिर 90% अल्कोहल के अंदर 2 घंटे रखना है, लेकिन 2 चेंजेस होने चाहिए। 2 चेंजेस क्या मतलब? सेपरेट चेंज करेंगे 2 दफा। हाँ, सोल्यूशन 2 दफ़ा चेंज करना है, 2 कंटेनर रखना है, एक 90 का फिर दूसरा 90 का। तो ओवरऑल कितने घंटे हो गए? 2 घंटे ही हो। 4 घंटे हो गए, एक में 2 घंटे और एक में 2 घंटे। फिर इसी तरह 100% अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर भी 2 चेंजेस करानी है 2-2 घंटे की। तो ओवरऑल ये डिहाइड्रेशन 9 घंटे में हो रही है।
लेकिन ये उस कंडीशन में हो रही है कि जब टिश्यू वैसा का वैसा हम डाल के भूल जाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा हिलाते नहीं रहते। तो अब आप एजिटेशन का असर देखें, तो वो आगे लिखता है कि अगर एजिटेट कर दिया जाता ना, ऐसे टिश्यू को थोड़ा डिप लगवाते रहते, हिलाते रहते, तो यही 9 घंटे की बजाय 2 घंटे में ही टिश्यू ने डिहाइड्रेट हो जाना था। भाई एक कपड़ा भीगा रहा जस्ट सर्फ में, हिलाया नहीं, 3-4 घंटे भी भीगा रहा तो उसमें से दाग अच्छे से नहीं निकलने। लेकिन एक वही कपड़ा या उससे इवन के गंदा कपड़ा भी वॉशिंग मशीन में 10 मिनट भी स्पिन हो गया या वर्लपूल के अंदर घूम गया, तो वो उससे अच्छा क्रिस्टल क्लियर साफ हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना? जी सर। जी यस सर। सर। तो ये पॉइंट वो था। अब जनाब ये सारा कुछ है और फिर आगे लिखा हुआ है कि ना तकरीबन जो टिश्यू का साइज है ना, उससे कम से कम 50 गुना या 100 गुना ज्यादा अल्कोहल होना चाहिए, कम से कम। वैसे ज्यादा भी होता है अक्सर, लेकिन कम से कम 50 या ये फिक्सेटिव के बारे में कितना था कि कम से कम कितना सोल्यूशन होना चाहिए स्पेसिमेन के मुकाबले में? 10 टाइम्स। 10 टाइम टू 20 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ 50 to 100 टाइम्स है। ये कौन बोला है? अदील या अलमास में से कोई होगा। नहीं सर, मैं हमजा रहमान। ये हमजा रहमान, सही है, हमजा रहमान। आपको देखते हैं आप कौन से वाले हो। मैं 2 ही स्टूडेंट्स दिमाग में ना बिठा के ना। हमजा ये रहमान अब्दा बोलो। रहमान ही बोलता है, अलमास कुछ नहीं बोलता। अच्छा हमजा, हाँ हमजा रहमान पता है, ये सामने रूम में शरीफ साहब बच्चा बैठा होता था, एक्सप्रेशन लेस फेस। मतलब ना हंसना ना नाराज होना, लेकिन ये है कि ना ऐसे चुप से बैठा हुआ शरीफ सा सोबर सा बंदा और सारे रिस्पॉन्स दे रहा होता था। लेफ्ट साइड के ऊपर अक्सर पहली या सेकंड रो में बैठता था। जी सर, ऐसे ही है। अच्छा सही है ना? हेलो। जी सर, ऐसे ही। हाँ ये वही एक्सप्रेशन लेस फेस। और वो साथ तुम्हारा दोस्त मोटा कहाँ गया? और शेर। आज आया नहीं है, पहले लेक्चर में था, दूसरे में आया नहीं है, लाइट ऑफ हुई है उसकी, नेट भी ऑफ है। अली जैन ने अपना आधा चेहरा लगाया हुआ, एक ड्रामा होता था सादिया इमाम का आधा चेहरा, पता नहीं लग रहा ये कौन से वाला है। अली जैन, उसका आधा चेहरा जला हुआ होता है सादिया इमाम का। तो ये सज्जाद अहमद को मैं जानता हूँ, ये भी बिल्कुल हमजा रहमान की तरह के फीचर्स हैं, मतलब वैसा ही मतलब संजीदा सा अच्छा सा बच्चा। एक्सप्रेशनलेस चेहरा सामने बैठता था। चलो सही है सही है। अब ये कौन है? शादेब शम्स, बड़ा स्टाइलिश है कोई। उस्मान अली, चलो जो भी है खैर, ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, फिर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। तो मैं कहाँ था? अच्छा ये अब ना डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो गई है, तो डिहाइड्रेशन के बाद अब नेक्स्ट है क्लियरिंग। भाई जब डिहाइड्रेशन हो गई ना, सुन रहे हो? यस सर। यस सर। डिहाइड्रेशन करवाइए अल्कोहल ने, ठीक है, पानी तो रिमूव हो गया, अब हम वैक्स डाल दें, लेकिन वैक्स अल्कोहल के साथ ना अलग अलग लेयर बना रही है, इसके साथ मिक्स नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये है। तो अब क्या करें? तो अब ये करें कि कोई ऐसा केमिकल डालो जो अल्कोहल को निकाल दे और वैक्स को अंदर आने में हेल्प करे। तो इसके लिए क्या करना है कि ज़ालिन यूज़ करते हैं। ज़ालिन अब उसमें डालोगे ना, वो अल्कोहल को निकाल बाहर करेगा, उसको क्लियर कर देगा। और फिर जब हम वैक्स में टिश्यू डालेंगे ना, जिसके अंदर हल्का हल्का ज़ालिन मौजूद होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो वैक्स का दोस्त है, वो उसको आने देगा। तो अब इसमें क्या होता है, अब ये सारी आगे बातें इजी ही हैं। तो क्लियरिंग के लिए
ये जो अल्कोहल को रिमूव करके कराना होता है ज़ाइलिन में, वैक्स के कंपैटिबल बनाना, सर आपकी इस चार्जिंग पूरे को खत्म होने लगी है। हाँ बिल्कुल खत्म होने लगा। सुन लो, तो इसको कहते हैं क्लियरिंग। ओ चुप कर, मैं कर रहा हूँ मैडम। तो ये जो होता है ना क्लियरिंग एजेंट, वैसे तो ज़ाइलिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉलिन भी है। टॉलिन बिल्कुल ना पेट्रोल की तरह का होता है, इसकी स्मेल होती है। तो बाकी क्लोरोफॉर्म तो सूंघोगे तो फिर बता नहीं सकोगे कि स्मेल कैसी थी। तो इसलिए बाकी सारे केमिकल की बजाय ना ज़्यादातर ज़ाइलिन ही यूज होता है। इसके अलावा सीडर वुड ऑयल भी बहुत क्लियरिंग एजेंट बेस्ट है। सीडर वुड ऑयल कभी देखा? सर नो ये सर, तो नो स्टेनिंग में भी सर, इस्तेमाल होता है सर, माइक्रोस्कोप के लिए। अरे हर एक ने देखा हुआ है। जो ऑयल इमर्जन के तौर क्या पे यूज होता है जी वो सर, सीडर वही वुड, जो तो स्टेनिंग में वो भी इस्तेमाल होता है। ट्रेनिंग में स्टेनिंग में नहीं नहीं होता सर, माइक्रोस्कोप देखने के लिए जो यूज वही करते हैं यार, ना कवर। वही बता रहा हूँ ना, जो वैक्स। स्टेनिंग में जो माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो वो ट्रेनिंग में के बाद चलो खैर क्लियरिंग एजेंट वो बेस्ट है। और उसकी एक और अच्छाई ये है कि अगर उसमें टिश्यू लंबे अरसे तक पड़ा भी रहे तो वो हार्ड भी नहीं होगा, वो उसको वैसे का वैसे रखेगा। लेकिन एक उसके साथ प्रॉब्लम है कि जब वैक्स हम इंट्रोड्यूस करने लगेंगे ना टिश्यू के अंदर, तो वो इशू करेगा। वैक्स क्या करेगा कि वैक्स इजीली उसको ज़ाइलिन को वो सीडरवुड ऑयल को निकाल के अंदर जल्दी से पेनिट्रेट नहीं होता, बल्कि काफ़ी टाइम लग जाया करता है। तो ये बात थी। ठीक है, एब्सेंट लोगों के मुझे नाम सेंड कर देना और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर लेने के बाद उसका लिंक मुझसे शेयर कर देना, मैंने मुअल्लम पे अपलोड करना है। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।